हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। करते फिर शुरू। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर और उनके टाइप्स के ऊपर। आई बात समझ में? यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाया है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है भाई पिछली वीडियो में। जिसने वो ना देखा हो उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा, पहले अब जाके वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पे मैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे इनके काम क्या होते हैं, क्यों बनाया हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो चलो देखते हैं। एक तो पहली बात, ये काम करता है इंटरमीडिएरी की तरह। इसका मतलब क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है किसको, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब बात ये कैसे करता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट। मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। एक सिंपल सी बात है, हम सब लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंक में। क्या एक टाइम पे हम सारा पैसा बैंक से बाहर निकाल लेते हैं? नहीं। हमारी जनसंख्या तो बहुत बड़ी है ना भाई, हमारी जनसंख्या। और कई लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख के छोड़ देते हैं, मतलब सब क्या कुछ ना कुछ सेविंग्स होती है, वो बैंक में ही सेविंग्स करते हैं। तो क्या सारे बंदे अपना पैसा एक टाइम पे बाहर निकाल लेते हैं? नहीं निकाल पाते। आई बात समझ में? तो बैंक के पास एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझो, उसकी लाइबिलिटी है, बैंक की लाइबिलिटी है ना, वो हमें पे करेगा वापस। क्योंकि अब मान लो मैंने बैंक में रखे 1 लाख रुपए, मैं जब चाहे उसे यूज कर सकता हूं, तो वो क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। लेकिन बैंक ये बात जानता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे बंदे बैंक से पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो बैंक करता क्या है, कुछ पैसों को अपने पास एज अ रिजर्व रख लेता है कि भाई अगर कोई बंदा पैसे लेने आया तो हम इसमें से पैसे दे देंगे उसे। लेकिन उसे पता है कि एक टाइम पे, जैसे मान लो कि बैंक में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो रखे हैं सबके अकाउंट में मिला के। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सपोज करो 10 करोड़ रुपए क्या हो रखे हैं बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं सारे बंदों ने मिलके, ठीक है। अब मुझे पता है एक टाइम पे बैंक को पता है कि एक टाइम पे ना सिर्फ 1 करोड़ रुपए लोग यूज करेंगे, बाकी 9 करोड़ मेरे अकाउंट में यूं कहीं रहेंगे, ठीक है। हमारे पास 9 करोड़ यूं कहीं रहेंगे, तुम्हारे पास लायबिलिटी है सिर्फ 1 करोड़ की। तो बैंक पता है करता क्या है, उस 9 करोड़ को इन्वेस्ट कर देता है। कहाँ पे? स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ताकि वो, ठीक है, लोगों को लोन दे देता है, बिजनेस को लोन दे देता है, ताकि वो क्या कर सके, इंटरेस्ट अर्न कर सके। और फिर उस इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट अपने पास रखे, बाकी इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड कर देता है। आई बात समझ में? तो ये क्या करता है, ये करता है काम बैंक। ऐसे ही कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। आप सब जानते हैं कि आप सबके पेरेंट्स होंगे, अगर आप नहीं भी भरते हो तो आपके पेरेंट्स इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भरते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस का, कोई कार इंश्योरेंस का, कोई बाइक इंश्योरेंस का, ठीक है। तो ये अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं जिनके हम क्या भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं। आई बात समझ में? तो क्या वो सारा पैसा, वैसे मान लो अब हमें कुछ हो गया तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, क्या एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सब लोगों को कुछ ना कुछ हो जाएगा जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है? नहीं। मान लो कि इंश्योरेंस ले रखा है 100 लोगों ने, सपोज को इतने लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, और सिर्फ 10 लोगों को कुछ ना कुछ होता है उस टाइम के ड्यूरेशन में, तो बाकी 90 लोगों का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा जो है वो तो उसके पास ही जाएगा। तो वो करते क्या है इंश्योरेंस वाले, वो एक रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं। वो एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे एक रिजर्व मेंटेन कर लेते हैं कि इतने लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी, इंश्योरेंस अमाउंट की, वो क्लेम करेंगे। लेकिन जो बाकी पैसा होता है ना, वो से क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, अलग अलग जगह। आई बात समझ में? ताकि वो पैसा कमा सके। तो इसे बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक, मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक बोल रहा हूँ, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हमारा इंश्योरेंस कंपनीज हो, वो करते क्या है, वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करा देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा दिमाग जरूर लगा होगा आपका पहले पॉइंट क्लियर करने में, ठीक है। और आपने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करती हैं, है ना। क्रेडिट क्रिएशन एक टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जहां पे बैंक कुछ अमाउंट को अपने पास एज अ रिजर्व रखती है और बाकी अमाउंट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ लोन, ताकि उससे वो इंटरेस्ट अर्न कर सके। क्योंकि सब जानते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक बंदों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी ना कि भाई सारे बंदे एक दिन पहुंच गए, भाई हमें तो हमारा पैसा चाहिए। आई बात समझ? वैसा तो नहीं होता, सिर्फ कुछ % लोग ही पैसा लेने आते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा पॉइंट क्या होता है, FI हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट
इनटू अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कन्वर्ट करते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब क्या है कि देखो हम सबके सब अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, आरडी। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, कि आपने एक अमाउंट रखा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद निकालूंगा, 5 साल बाद निकालूंगा, इसमें क्या बोलते हैं? एफडी। एक होता है आरडी, इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि बार बार डिपॉजिट करना, कि भाई मैं मंथली 3000 रुपये जमा करवाऊंगा, मंथली 4 जमा करूंगा, मंथली 5 जमा करूंगा, इसे हम बोलते हैं आरडी, आरडी अकाउंट, रिकरिंग। ठीक है, एक बहुत सारे अकाउंट टाइप होते हैं, तो करंट अकाउंट, ठीक है, ये अलग टाइप है अकाउंट्स के, ठीक है, जिनके जरिए हम बैंक्स में अपने पैसों को सेफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक सारे क्या आता है ज़्यादातर आरबीआई के अंदर, और आरबीआई किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा है कि हमारे पैसे बैंक में रखे हुए नहीं डूबेंगे। आई बात समझ में? तो ये एक फ़ायदा होता है बैंक में पैसे रखने से। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ सर्विसेज टू एंटाइटीज। जो भी हमारी बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती है ना, फॉर्म्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि क्या नाम है, करंट अकाउंट हो गया, कि जितने मर्जी पैसे की ट्रांजेक्शन कर लो, चाहे आपके अकाउंट में हो चाहे ना हो। आई बात समझ में? और भी बहुत सारी सर्विस होती हैं, बैंक से रिलेटेड सारी सर्विसेज, ठीक है, यहाँ तक कि भाई बोरोवर का पैसा जा कहाँ पे रहा है। जैसे मान लो कि भाई मैंने बैंक को पैसा दिया, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, कोई भी एंटाइटी है मेरी, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया जा रहा है। बैंक से डाटा मांग सकता हूँ इस बात का। आई बात समझ में? ऐसा ना हो कि वो हाई रिस्क पे उस पैसे को लगा दे और पैसे के डूबने के चांस बढ़ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे 3 कुछ फंक्शंस थे, और अलग तरह के फंक्शन तो प्रोवाइड करती है, चाहे वो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग को लेके हो, नेट बैंकिंग के लेके हो, क्योंकि बैंक ने हमारे मोस्टली काम अब बहुत ज़्यादा इजी कर दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में उसे डिस्कस किया था। ठीक है, चलो फिर ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो भी किसके? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। भाई आपको यहाँ से कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, जब आपको कुछ समझना हो ना तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो सिर्फ, फिर उसे दोबारा पढ़ लिया करो। लेकिन इन सबके नोट्स, ठीक है, आपके जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा, इस चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर वाइज नोट्स वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है? कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कैसे हम कैटेगरी बनाते हैं किसकी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 तरह के होते हैं। पहला कौन सा? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। दूसरा कौन सा? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अब बात है भाई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दोनों में क्या फर्क होता है, तो चलो फिर समझते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन आते हैं? सेंट्रल बैंक्स, जो भी बैंक्स हमारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल बैंक्स। आई बात समझ में? और दूसरा हमारा क्या होता है? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, वो है इंश्योरेंस कंपनीज, जो लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो लाइफ को लेके हो, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, है ना, इन साइड टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कौन? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसमें आता है हमारे पास सेंट्रल बैंक्स। अब बैंक्स की जरूरत हमें क्यों है? पहला, ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी अब इसने ट्रांजैक्शन काफ़ी इजी कर दी है, खासकर जब से ऑनलाइन यानी कि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। हम ऑनलाइन ही किसी को पेमेंट कर देते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, कुछ भी चला के। आई बात सुने, पेटीएम। तो इससे हम क्या हेल्प करते हैं ताकि ऑनलाइन पेमेंट कर सके। एक तो इसने ये इजी कर दिया है। बैंक मतलब हमें अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक विड्रॉल्स, हम पैसे निकाल भी सकते हैं, है ना। अब यूँ थोड़ी ना कि आपको पैसे निकालने तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा और उसी टाइम ड्यूरेशन में निकालोगे। आजकल एटीएम आ गए हैं, आप एटीएम को यूज़ कर सकते हो, एटीएम कार्ड दो, आप एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हो, ये एक फ़ायदा हो गया है। दूसरा, डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अमाउंट को, सेफली डिपॉजिट हो जाता है कि भाई घर में सेफ नहीं है, कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए, पर बैंक में तो सेफ है पैसा, है ना। एक बार जमा करवा दिया तो जमा करवा दिया, अब जब चाहो और उसे यूज़ भी कर सकते हो, और बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। क्या घर में रखे पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता, लेकिन बैंक में बढ़ता है, लेकिन वो अलग बात है, खराब इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बताया भी मैंने पहले। तो मॉर्गेज, हम कुछ भी मॉर्गेज रखवा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि मेरे घर में गोल्ड सेफ नहीं है, मैं उसे उसमें रखवा दूँ बैंक में, ठीक है, लॉकर वगैरह में रखवा दूँ, वहाँ पे सेफ रहेगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, वो भी लॉकर में रखवा सकता हूँ। कोई भी जो कीमती चीज़ें हैं वो हम बैंक को यूज़ करके उसमें रखवा सकते हैं, लॉकर लेके। मॉर्गेज रखवा सकते हैं, गिरवी भी रखवा सकते हैं, ठीक है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, और हमें लोन भी मिल जाएंगे अगर हम गारंटी देते हैं कि हम लोन को पे कर देंगे, यानी कि हमारा पास्ट
मतलब हमारा सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, हम कुछ ना कुछ गिरवी रखवा दे, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दे, अपने गोल्ड वगैरह रखवा दे, तो हमें लोन भी अच्छा खासा मिल जाता है, यानी गोल्ड लोन हमें मिल सकता है। आई बात समझ में। अब गोल्ड टाइप्स ऑफ लोन किसको मिलते हैं? रिटेल को भी मिल सकते हैं और कमर्शियल कस्टमर्स को भी, यानी कि रिटेल को भी, जैसे डेली बेसिक पे कोई नीड के लिए कोई लोन चाहिए, उसे ही मिल जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपको शादी करनी हो और आपको चाहिए मैरिज लोन, अब तो वो भी अवेलेबल है ना। और कमर्शियल कस्टमर्स को भी लोन मिल जाता है। कमर्शियल कस्टमर यानी कि बिजनेसमैन वगैरह जो बिजनेस चलाते हैं, उनको भी लोन इजीली मिल जाता है, क्योंकि बैंक क्या करेगा इतने अंधे पैसे का, दूसरे लोगों से सेविंग के जरिए मिल रहा है, और एक टाइम पे सारे लोग यूज़ भी नहीं करते। ठीक है, ऐसे मान लो कि अब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हो तो रखे ही देंगे, क्योंकि मैं उसे यूज़ ही नहीं कर रहा, मुझे जरूरत ही नहीं है उसे यूज़ करने की, मैं अपनी जो इनकम है उससे घर चला रहा हूँ, वो पैसा सेविंग की तरह पड़ा हुआ है बैंक में, तो बैंक उस पर मुझे इंटरेस्ट दे देगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं पे लगा देगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो बैंक जिसमें हमारी हेल्प करता है, वो कौन कौन से हैं? एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली, अपने अकाउंट से किसी भी अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र करना, किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट से पैसा लेना, लेन देन आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो ऑनलाइन लेन देन हो जाते हैं। आई बात समझ में। दूसरा, और भी ऑनलाइन सर्विसेज तो हमें देता ही है बैंक, उसके अलावा क्या क्या दे सकता है? क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कई लोग क्रेडिट कार्ड नहीं पता भाई। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा, यानी कि अपने बैंक में जितना पैसा है, अपने बैलेंस ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को एप्पल का आईफोन लेना है, ठीक है, और मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 और वो है 50,000 का, तो मैं चाहूँ तो आराम से वो ले सकता हूँ। वो सैलरी से मेरी EMIs कटती रहेंगी, किसकी? उस आईफोन की। आई बात समझ में। यानी कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम अपने इनकम से फालतू, यानी कि अपने बैलेंस से फालतू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट पे, एक तरह से उधार पे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, इसलिए काम आता है। ठीक है, और उसे चुकाने के लिए बैंक हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन दे देगा, फिर हम उसे आराम से चुका देंगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर्स, ठीक है, हम आराम से अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फिर और करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास US का डॉलर है और मैं चाहता हूँ मैं इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, तो बैंक में जाकर आराम से करेंसी एक्सचेंज यानी करेंसी ट्रांसफर भी करवा सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ से अगर अमेरिका गया घूमने के लिए, तो क्या मैं यहाँ पर रुपये चलाऊंगा? नहीं, मैं पहले अपने पैसों को लेके बैंक में जाऊँगा। ठीक है, वहाँ से उनके बदले में करेंसी एक्सचेंज लूँगा, यानी कि रुपये के बदले में डॉलर लूँगा और फिर वहाँ पर आराम से उस डॉलर को खर्च करूँगा। इसे हम बोलते हैं करेंसी एक्सचेंज। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ऑल्सो, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के होने के फायदे क्या क्या हैं। पहला, इनकरेज पीपल टू सेव मनी। एक तो ये लोगों को पैसा बचाने के लिए इनकरेज करता है ना, कि भाई हम आपको 6% इंटरेस्ट रेट देंगे, हम आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, हम आपको 8% ब्याज देंगे, आप बस बैंक में पैसा बचाओ। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, कोटक महिंद्रा का ऐड आता रहता है। ठीक है, कि हम आपको अब इतना इंटरेस्ट देंगे, FD पे इतना देंगे और इस पे इतना देंगे, और आप आराम से अपने पैसों को सेव करो। तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है कि यार मुझे मेरा पैसा बढ़ेगा अगर मैं पैसा बचाता हूँ तो। ठीक है, और इस बैंक में रखूंगा तो ये काम कौन करता है? बैंक। इनकरेज पीपल टू सेव मनी, कि लोग अपना पैसा बचाएं। दूसरी बात, सेफ भी होता है, क्योंकि बैंक से पैसा कहाँ ही उड़ेगा। अगर आपने कोई गलती ना करी हो तो, आपने कोई फ्रॉड वगैरह काम ना कर दिया हो तो। आई बात समझ में। तो ये दूसरा, फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, आप अपने कैपिटल को ट्रांसफर कर सकते हो। अब मेरा मन है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए मुझे अपने किसी भाई को, किसी कजन को, मम्मी को भेजना है। ठीक है, मैं आराम से भेज सकता हूँ, जब मुझे अपने कैपिटल को आराम से ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन के जरिए तो और भी ईजी हो गया है, वरना चेक वगैरह भी आते हैं, आप चेक काट के दे सकते हो किसी को भी, तब भी ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा, फाइनेंस ट्रेड। एक तो फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है? ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब में हमारी हेल्प करता है। अब देखो, बैंक के पास तो है बहुत सारा पैसा, ठीक है, और जो बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर होते हैं वो सारा पैसा एक टाइम पे यूज भी नहीं करते हैं, तो बैंक क्या कर सकता है? उन पैसों को लोन पे दे सकता है। किन को? जो बंदे या तो एग्रीकल्चर में है कि भाई किस खेती करते हैं, उनको लोन चाहिए, उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इंडस्ट्री में यानी कि बिजनेस के लिए पैसा दे सकता है। और क्या कर सकता है? कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, इन सारे कामों के लिए जिनके लिए मोटा पैसा चाहिए होता है, बैंक उन्हें मोटा पैसा प्रोवाइड कर सकता है और बदले में उनसे इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन क्रेडिटर्स को, ठीक है, जिनकी जो सिविल स्कोर काफ़ी अच्छी है, वो टाइम पे पैसा रिपे कर देंगे। ठीक है, ताकि जिससे हमारा पैसा भी लॉस में ना आए। आई बात समझ में। अगला क्या आता है? A2 गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट की हेल्प कैसे करता है? बाय परचेजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेता है, सर्टिफिकेट खरीद लेता है, डिबेंचर खरीद लेता है। इस तरीके से वो गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट करता रहता है। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास कमर्शियल बैंक के कुछ पार्ट, और आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बैंक के कुछ टाइप होते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनीज का मेनली काम क्या होता है? लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, है ना। जैसे कि इंश्योरेंस ही बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब पता है क्या है? कि भाई एक बार जो मैं प्रीमियम अमाउंट दे रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पैसा जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैंने 1 करोड़ की, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस करवा रही है और मेरा मंथली प्रीमियम जाता है 1000 या 1200, ठीक है, तो वो पैसा जाएगा। अब जब मुझे कुछ हो जाएगा तब वो पैसा मेरे नॉमिनी को, मेरे घर वालों को मिल जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी अमाउंट होगा वो। आई बात समझ में? लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं होता तो मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं हम टर्म इंश्योरेंस। यानी कि हम अलग तरह के इंश्योरेंस करवाते हैं। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। अलग टाइप की इंश्योरेंस कंपनी आपने सुना भी होगा, LIC हो गई, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, सहारा हो गई, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज थी, ठीक है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं। आई बात समझ में? तो इससे फायदा क्या होता है कि पहली बात तो हमारी जो लायबिलिटी है वो सेफ रहती है। जैसे मान चलो कि फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो भी मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपना इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो ये एक फायदा होता है इंश्योरेंस करवाने का। जैसे हम गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं कि कभी उस पर कोई स्क्रैच आ गया, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत इंश्योरेंस क्लेम लेंगे हम, वो गाड़ी ठीक हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये एक फायदा होता है इंश्योरेंस लेने का। अब बात ये भी है इंश्योरेंस कंपनियों को किस तरीके से फायदा होता है। अब एक सिंपल सी बात है भाई, इंश्योरेंस तो बहुत सारे लोगों ने करवाया होता है। अब जिसके पास गाड़ी है सबने इंश्योरेंस ले रखा है, जिसके पास बाइक है सबने इंश्योरेंस ले रखा है। जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो उन्होंने सबने अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। क्या सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा? नहीं। सिर्फ मैंने बताया तो सिर्फ 10% मान लो, सपोज करो 10% लोगों को कुछ हो भी जाए तो 90% का जो पैसा है वो तो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास यूं ही रखा हुआ है, तो वो उनसे कुछ पैसा लेके रिजर्व मेंटेन करके उन लोगों का क्लेम सेटल कर देती है। लेकिन बाकी पैसा क्या करती है? वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है, जिससे फायदा किसको होता है? इंश्योरेंस कंपनीज को। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास आज का कंसेप्ट, जहां पे हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके ऊपर हम काफी डीप में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नोट्स की टेंशन मत लो, उसका अपनी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप आराम से जाके वहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स पढ़ सकते हो जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। और हाँ, इस वीडियो को ऐसे ग्रुप में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है फाइनेंस फॉर एवरीवन का। आई बात समझ में? चलो फिर, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।